हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कृतिका बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मेरे संग की औरतें और इसे लिखा है मृदुला गर्ग ने। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस पूरे चैप्टर के बारे में बता देता हूँ। इस पूरे चैप्टर में जो मृदुला गर्ग जी हैं, मतलब जो लेखिका हैं, वो अपने जीवन के बारे में बताती हैं और ख़ासकर उन चीज़ों को हाईलाइट करती हैं, उन चीज़ों को प्रदर्शित करती हैं जो कि उनके जीवन में औरतों के विपक्ष में या फिर पक्ष में हुआ था। और ख़ासकर उनके जो ये पूरा लेख है इसमें सॉरी, ये लेख नहीं, ये संस्मरण है। जो पूरा संस्मरण है इसमें उन्होंने किस प्रकार की कठिनाइयाँ सही या किस प्रकार का आराम उन्हें मिला, इन सभी चीज़ों का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी कुछ मदद हो सके। तो वो बताती हैं कि जो उनकी एक नानी थी, लेकिन और कहती हैं कि सबकी एक एक नानी होती है। तो उनकी जो नानी थी, उन्होंने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था और कहती हैं कि उनकी जो माँ थी, उनकी माँ की शादी से पहले ही उनकी नानी की मृत्यु हो गई थी। तो और वो कहती हैं कि जो उनकी नानी थी उनसे वे कहानी नहीं सुन पाई थी, जिसकी वजह से उनकी जो बहन थी वो अपनी बहनों से कहानियाँ सुनती थी। और इसके बाद वे कहती हैं कि जो उनकी माँ थी वो अपनी नानी के बारे में बताती हैं कि जो उनकी नानी थी वो काफ़ी समझदार औरत थी और कुछ पढ़ी लिखी भी थी। तो वो सिर्फ घर का कामकाज ही संभालती थी और उन्हें आज़ादी जो स्वतंत्रता संग्राम का उस समय चल रहा था, उस समय उन्हें आज़ादी के लिए लड़ने का अवसर नहीं मिल पाया था। वो सिर्फ घर में ही रह के कामकाज संभालती थी और उनके जो पति थे यानी कि लेखिका के जो नाना थे, वो काफ़ी बिजी थे और काफ़ी अपना व्यस्त जीवन व्यतीत करते थे, जिसकी वजह से उनकी नानी को घर से बाहर जाने में दिक्कत होती थी। वो कभी अपने घर से बाहर नहीं जाती थी। तो ये उनके नानी की परेशानी थी। और जब उनकी मृत्यु होने वाली थी, यानी जब वो अपनी मृत्यु के कगार पे आ गई थी, तो उन्होंने अपने पति जी से कहा था कि उनके पति देव के एक दोस्त थे जिसका नाम प्यारेलाल शर्मा था। वो काफ़ी उनके घर पे आते जाते थे। तो यानी लेखिका की नानी जो थी, वो लेखिका के नाना से कहें कि जो अपने दोस्त प्यारेलाल शर्मा को बुला दे, उनसे उन्हें कुछ बात करनी है। तो वो उन्हें बुलाते हैं और वो जो थी लेखिका की जो नानी थी, वो कहती हैं कि मेरी पुत्री का विवाह मेरी मृत्यु के बाद मैं आपको सौंपती हूँ। ध्यान रहे, शर्त यही है मेरी कि वो लड़का ऐसा हो जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी हो, ना कि कोई अफसर जो कि मतलब कि स्वतंत्रता या फिर आज़ादी के काम ना आए। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आज़ादी के काम आए। ये कहकर कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इस तरह से लेखिका की माँ की शादी हो जाती है और उसके बाद तब लेखिका अपने जीवन का एक दूसरा संस्मरण बताती हैं, यानी कि अपने जीवन का एक मतलब दूसरा याद बताती हैं। और उससे पहले अपनी माँ का वर्णन करती हैं। वो कहती हैं कि उनकी माँ जो थी वो चेहरे मोहरे और रंग ढंग और पढ़ाई भी की थी और मतलब कि पतली भी थी और पतली थी, लंबी थी, मतलब उनके वेशभूषा और उनके चरित्र का वर्णन करती हैं और कहती हैं कि उनकी माता जो थी वो काफ़ी धार्मिक थी और वो भी स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी मदद की थी। और वे इतना मतलब कि वे उनका जीवन भी इतना व्यस्त था कि वो अपना सारा जीवन पत्रिकाएं पढ़ने में और खाना बनाने में और बच्चों की देखभाल करने में ही उनका सारा दिन निकल जाता था। लेकिन जब भी वो खाना बना के या फिर किसी ज़रूरी काम से जैसे ही बाहर निकलती थी, वे पत्रिका यानी कि अखबार आप कह सकते थे, वो पढ़ने लगती थी, जिसकी वजह से वे अपने पुत्रियों को लाड प्यार नहीं दे पाई। तो वो लेखिका यहाँ पे कहती हैं कि मुझे उतना लाड प्यार तो नहीं मिल पाया, पर उससे भी वो लेखिका जो है वो संतुष्ट हैं। लेखिका अपनी माँ के बारे में बताती हैं कि उनकी जो लेखिका की जो माँ थी, उनके अंदर दो ऐसे गुण थे जिसकी वजह से उनका घर में भी बहुत सम्मान होता था और घर के बाहर भी बहुत सम्मान होता था।
लेखिका की माँ का जो पहला गुण था वो था कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलती थी और उन्हें बहुत मतलब कि 2-3 भाषाओं का ज्ञान था, काफ़ी भाषाओं का भी ज्ञान था। और दूसरी बात ये कि वो किसी भी गुप्त जो बात है वो दूसरे मतलब कि किसी के बारे में अगर कोई गुप्त बात है तो वो उसे जाके नहीं बताती थी। इन्हीं 2 कारणों की वजह से उनका घर में भी और बाहर भी बहुत आदर सम्मान होता था। और इसके बाद लेखिका जो हैं वो अगली जो पंक्तियाँ आती हैं उसमें अपने परिवार में अपने परदादी के बारे में बताती हैं। उनकी जो परदादी थी वो ये चाहती थी कि उन्होंने भगवान से ये मन्नत मांगी थी कि हे ईश्वर उनके घर में जो पहला लड़का हो वो लड़का ना होकर के एक पुत्री हो। और इसी की बदौलत थी कि ईश्वर ने भी उनकी यह मांग सुन ली थी और उनकी उनकी 5 बहनें थीं, यानी कि उनके पास 5 बहनें थीं और फिर ईश्वर ने भी उनकी मन्नत को सुन ली थी। और इसके बाद फिर जब पूरा संसार इस बात को जाना, यानी कि उनके आसपास के लोग जब इस बात को जाने तो सभी लोग मतलब कि भौचक्का हो जाते हैं कि आखिर इन्होंने कन्या के लिए वरदान की मांगा या फिर मन्नत की मांगी। तो इसके बाद लेखिका को एक घटना याद आ जाती है अपनी परदादी को लेकर। एक बार उनके घर में बारात गई थी तो जो आदमी थे जितने भी मर्द थे उनके घर में सभी लोग कहीं गए हुए थे दूसरे गांव में बारात में, और जो औरतें थीं वो रत जगा कर रही थीं और जो उनकी परदादी थी वो उस समय बूढ़ी अवस्था में वृद्धावस्था में थी और एक घर में सोई थी, एक पीछे घर वाले साइड में सोई थी ताकि उन्हें शोरगुल ना सुनाई दे। तो उसके बाद एक चोर उनके घर में घुस जाता है। तो जैसे ही चोर घुसता है तो जो उनकी वृद्ध जो नींद थी वो उनकी खुल जाती है। तो आहट से ही उनकी नींद खुल जाती है तो वो कहती हैं कौन? तो जो चोर रहता है वो कहता है जी मैं, अपना नाम नहीं बोलता, सिर्फ जी मैं बोल देता है। उसके बाद फिर उसकी जो परदादी थी वो फिर से पूछती हैं कि ज़रा पानी पिलाओगे? तो जो चोर था वो कहा जी मैं। तो वो कहीं अरे पहले प्यासे को पानी तो पिला, मतलब वो उससे यही बहस करते हैं कि तुम मुझे पानी तो दो। तो फिर उसके बाद जो चोर रहता है वो हड़बड़ा जाता है और वो कह देता है कि मैं चोर हूँ। मतलब कि बहुत हड़बड़ाने के बाद उसके मुंह से सच उगल जाता है और वो कहता है मैं चोर हूँ। इसे सुनकर दादी फिर भी वही बात दोहराती हैं और जो चोर रहता है वो उन्हें पानी लाकर देता है। तो दादी जो होती हैं उनकी वो उस पानी को पी लेती हैं और जैसे ही वो उस पानी को थोड़ा सा पीकर और चोर को भी कहती हैं ये ले तू ही पी ले। फिर चोर भी इसे पी लेता है। फिर दादी कहती हैं कि तुमने मेरा जूठा पानी पी लिया और इसे पीने की वजह से तू भी अब मेरी संतान है। अब तू चाहे इस घर में चोरी कर चाहे इस घर में खेती कर, मुझसे कुछ भी लेना देना नहीं है। अब ये सारी जायदाद तेरी है। तो चोर का हृदय जो होता है वो बदल जाता है और वो उनके घर में खेती करने लगता है और वो कई वर्षों तक उनके घर में खेती करता है। फिर लेखिका एक छोटी सी बात अपने जीवन की और बताती हैं। वो कहती हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब उनका देश आज़ाद हुआ था तब सभी लोग जब खुशियाँ मना रहे थे उस दिन वो बीमार पड़ गई थी जिसकी वजह से वो खुशियाँ नहीं मना पाई थी और वो मतलब कि खुशियाँ नहीं मना पाई थी। उसके बाद वो अपने भाई और बहनों का वर्णन करती हैं। वो कहती हैं कि उनके पास केवल एकलौता भाई था जिसका नाम था राजीव और उनकी जितने भी बहनें थी उसमें से सबसे छोटी वाली बहन बहुत ज़िद्दी थी जिसका नाम था रेणु। वो अपने आदतों से कभी भी मतलब बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी और अपने बारे में बताती हैं कि उनका बचपन का नाम उमा था और मतलब कहती हैं कि घर का नाम उनका उमा था और बाहर का नाम जो था उनका मृदुला था। तो इस प्रकार से वो अपने और अपने भाई बहनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हैं। और इसके बाद फिर वो कहती हैं कि जब उनकी शादी भी हो चुकी थी तब वो उनके 2 बच्चे हुए और शादी के बाद ही उन्होंने लेख लिखना शुरू किया था। और जब उनके 2 बच्चे हो गए तो एक बार की घटना फिर से उन्हें याद आती है कि जब वो अपने दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए कर्नाटक में उस समय रहती थी, उनका मतलब वहीं पर वो रहती थी। तो कर्नाटक में जब वे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल मैनेजर के पास गई तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी शिक्षा का उपलब्धता नहीं थी।
तो उन्होंने उनसे कहा कि क्यों ना आप इस मतलब जो ये छोटा सा पाठशाला है इसमें काफ़ी अच्छे टीचर बुला लें, मतलब उनसे राय बात लेने लगी कि इसे अच्छा कैसे बनाया जा सके। तो जो वो था, जो वहाँ का प्रिंसिपल या फिर आप कह सकते हो मैनेजर था, वो नहीं माना। तो जो ये थी, जो लेखिका थी, वो अपने बच्चों के लिए खुद का ही अपना एक पर्सनल स्कूल खोली और उसमें अपने बच्चों को पढ़ाती थी। और बाद में धीरे धीरे बहुत बड़े बड़े लेखकों को और पत्र पत्रिकाओं के जो लड़के थे वो भी आके इसी में पढ़ने लगे और इनका स्कूल इस तरह से बहुत पॉपुलर भी हुआ। इस तरह से लेखिका अपने इस संस्मरण का अंत करती हैं और अपने सारे जीवन के बारे में बताती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस जो पूरा चैप्टर है उसे एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो आपको पूरा हर चीज़ समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूँगा। और ये वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।